नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और यह मुद्दा यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे पैनल पर। क्यों आया हिजाब मामले पर विभाजित फैसला, है ना। आजकल यह विषय बहुत चर्चा में बना हुआ है। ये जो फैसला आया है, कल ही यह फैसला आया है, विभाजित फैसला है। ये विभाजित फैसले का मतलब क्या होता है और इसके कॉन्टेक्स्ट में आगे की क्या गतिविधियाँ संभावित हैं और यह विभाजित फैसला आखिर क्यों आया है। दो जजों की जो खंडपीठ थी, जो डिविजनल बेंच है, इसने यह फैसला सुनाया है। इन दोनों जजों की, दोनों न्यायाधीशों की क्या मान्यता है, इन दोनों ने अपने अपने स्तर पर क्या कुछ तर्क दिए हैं, क्या कुछ आर्गुमेंट्स रखे हैं, इसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हम बातचीत करेंगे। सामने आप पैनल पर इन दोनों जजों की तस्वीर भी देख रहे हैं, माननीय न्यायाधीश हेमंत गुप्ता जी और माननीय न्यायाधीश सुधांशु धुलिया जी, है ना। दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हैं और इन दोनों माननीय न्यायाधीशों ने अपने अपने स्तर पर इस संदर्भ में तर्क दिया है और इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों ने जो तर्क दिया, इन दोनों के तर्कों में थोड़ी सी जो है विभेद की स्थिति यहाँ पर देखी गई है और ऐसे में इस पूरे मामले को कहा जा रहा है कि यह एक विभाजित फैसला है और इसके कारण से, है ना, चूंकि यह एक स्प्लिट वर्डिक्ट है ना, अंग्रेजी में इसे टर्म दिया गया है स्प्लिट वर्डिक्ट, यानी कि इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दोनों के मतों में अंतर है, मतांतर है। और चूंकि यह जो फैसला है इन्हीं दोनों जजों के माध्यम से दिया गया है, तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर कोई तीसरा तो जज बैठे नहीं थे, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर अपने आप में यह जो पूरा का पूरा वर्डिक्ट है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर पेचीदा हो गया और इस लिहाज से अब इसे आगे लार्जर बेंच में या फिर जो बड़ा बेंच होगा उसमें अब इसे भेजा जाएगा। ठीक है, तो आगे हम इस विषय पर एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल यह पूरा का पूरा जो मामला है वो कैसे यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है ना। देखो, मैं यहाँ पर पृष्ठभूमि को एक बार हल्का सा ब्रीफ में बता दूंगा ताकि आप क्लिस्टर क्लियर रहें, आपको यह स्पष्टता रहे कि आखिर यह जो विषय है कैसे कैसे आगे प्रोसीड किया है, कैसे कैसे आगे बढ़ा है। देन फिर आज की जो स्थिति है, वर्तमान में जो स्थिति है, इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जो भविष्य में संभावनाएं बन सकती हैं इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखो, पृष्ठभूमि के स्तर पर मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि विवाद का कारण कहाँ पर पनपा, तो कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक में जो है यह विवाद पनपा हिजाब पहनने को लेकर करके। ठीक है, कर्नाटक में एक विद्यालय में जो कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वो, है ना, वो स्कूल दरअसल नहीं था, वो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज था और उस कॉलेज में जो छात्राएं हैं वो छात्राएं हिजाब पहन कर करके आ रही थी और दिसंबर 2021 में उनके हिजाब पहनने को लेकर करके विवाद की स्थिति पनपी और उसके बाद जो है यह मुद्दा आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ क्या कि कर्नाटक की सरकार ने फरवरी 2022 में आदेश दिया कि वहाँ के कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने हिजाब के कॉन्टेक्स्ट में या फिर जो वहाँ के उस कॉलेज के यूनिफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में जो बात कही है उसी को फॉलो किया जाना चाहिए और इन लड़कियों को हिजाब पहन कर करके नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। ये बात किसने कही, तो कर्नाटक सरकार ने कही। कब, तो फरवरी 2022 में। और ये घटना कब की है, तो दिसंबर 2021 की है। ठीक है, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने इस संदर्भ में कहा कि भाई हम जो है कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के आधार पर जो हम नियम बना रहे हैं या फिर जो बता रहे हैं उसके हिसाब से इन्हें हिजाब पहन कर करके नहीं आना चाहिए और इस निर्णय को सरकारी आदेश में मान्य करार दिया गया, इसको सही करार दिया गया। क्लियर। इसके बाद यह जो मामला है आगे कर्नाटक उच्च न्यायालय में गया। ठीक है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में जो सरकार के द्वारा आदेश दिया गया था उस आदेश को सही करार दे दिया कि हाँ, जो सरकार ने आदेश दिया है, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया है वह ऑर्डर बिल्कुल सही है। इस संदर्भ में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह बात कही कि भाई जो यह प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है, यह कॉलेज सरकार के द्वारा ही फंडेड है,
सरकार के द्वारा ही इसको निधियन किया जाता है और इस लिहाज से सरकार के इस आदेश में किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत नहीं है ना। सरकारी निधियन, या फिर इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडिंग। ठीक है, सरकार के द्वारा ही यह फंडेड है और सरकार जो है इस संदर्भ में यदि यह निर्णय लेती है कि नहीं, यह जो आदेश दिया गया है सरकार के द्वारा इसके अनुसार उन्हें हिजाब पहन करके नहीं आना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 14 को महत्व दिया है। और अनुच्छेद 14 में क्या बातें कही गई हैं, तो विधि के समक्ष समानता की बात की गई है ना, यूनिफॉर्मिटी की बात की गई है। बात समझ में आ रही है ना। इस संदर्भ में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह तर्क दिया, लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस तर्क के अगेंस्ट में एक याचिका दायर की गई। कहां पर, तो सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई और कहा गया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है इस पर विचार किया जाए। ठीक है, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से क्या कुछ इस संदर्भ में बातें कही गई हैं। देखो, इस संदर्भ में 2 न्यायाधीशों की डिवीजन बेंच द्वारा इसकी सुनवाई की गई है। ठीक है, यहाँ तक तो आप कहानी समझ गए कि कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इसमें क्या कुछ कहा। कर्नाटक उच्च न्यायालय के कुछ और भी तर्क हैं जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, है ना। इस संदर्भ में जो हिमांशु धुलिया जी हैं, जो माननीय न्यायाधीश हैं, जिन्होंने अपने स्तर पर तर्क दिया है, उस कंटेक्स्ट में उन्होंने कुछ बातें कही हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। बहरहाल, सबसे पहले हम देखते हैं कि जस्टिस हेमंत गुप्ता जी ने क्या कुछ पक्ष दिया है। माननीय न्यायाधीश हेमंत गुप्ता जी ने क्या कुछ अपना पक्ष इस पूरे मामले में दिया है। देखो, उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको बनाए रखा जाए, है ना, इसमें कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने तो यही कहा ना कि भाई सरकार ने जो आदेश दिया फरवरी 2022 में वह बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हिजाब पहन कर आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश को करेक्ट कर दिया। ठीक है, और जस्टिस हेमंत गुप्ता जी ने भी कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। तो इन्होंने जो तर्क दिया है इसके कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि सरकारी आदेश सही है। सरकारी आदेश सही है तो क्यों सही है ये यहाँ पर हमें समझना होगा, और इस संदर्भ में इन्होंने संवैधानिक पक्ष की बात कही है। संवैधानिक पक्ष के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान में जो बंधुता और प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई बातें उल्लिखित हैं उस संदर्भ में यह सरकारी आदेश किसी भी स्तर पर कोई उल्लंघन नहीं करता है और इसी को फॉलो करता है, इसी को मान्यता देता है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 का भी वो जिक्र करते हैं। कौन? तो माननीय न्यायाधीश हेमंत गुप्ता, है ना। KEA का मतलब क्या हुआ? कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983। क्लियर? कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 का ये जिक्र करते हैं और इसके आधार पर भी वे बताते हैं कि इस शिक्षा अधिनियम में भी जो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के कॉन्टेक्स्ट में उन्हें जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार के हिसाब से कॉलेज यूनिफॉर्मिटी लाने की बात करता है ना, कि यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। किस कॉन्टेक्स्ट में? तो कॉलेज में जो भी पहनावा है उसके संदर्भ में। इसमें किसी भी स्तर पर कोई परहेज वाली बात नहीं है और इस लिहाज से सरकार ने जो आदेश दिया है वो आदेश बिल्कुल सही है। ठीक है ना। ये सारी बातें इन्होंने की और इसके साथ साथ उन्होंने अनुच्छेद 14 का हवाला दिया।
अनुच्छेद 14 में क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि संविधान के हिसाब से, संविधान में अनुच्छेद 14 के हिसाब से विधि के समक्ष समानता की बात की जाती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की जाती है ना। तो इस संदर्भ में भी उन्होंने कहा है कि भाई समानता के संदर्भ में या फिर अनुच्छेद 14 के संदर्भ में ये जो आदेश है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें उन्होंने अनुच्छेद 25(1), ठीक है, और 25(2) इनका भी जिक्र किया है ना। उन्होंने कहा, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि भाई यहाँ पर अनुच्छेद 14 के साथ साथ में अनुच्छेद 25(1) और अनुच्छेद 25(2) को भी पढ़ने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? अनुच्छेद 25(1) में कहा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए और धार्मिक मान्यताओं को मानने, उनका आचरण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके संदर्भ में यह भी कहा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए, है ना, मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में हमें धार्मिक स्वतंत्रता या फिर अंतःकरण की स्वतंत्रता को देखना है। ऐसा न हो कि इससे लोक व्यवस्था भंग हो, इससे सदाचार डिस्टर्ब हो या फिर स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े, ठीक है। तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अनुच्छेद 25(1) को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने 25(2) की भी बात की है। अनुच्छेद 25(2) के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि सामाजिक कल्याण और सुधार, इसके लिए सामाजिक कल्याण और सुधार को महत्व देने के लिए यदि राज्य सरकार चाहे, राज्य चाहे तो किसी भी स्तर पर कोई एज सच संशोधन कर सकती है, कोई कानून बना सकती है ना। इसके आधार पर अनुच्छेद 25(2) के मद्देनजर राज्य सरकार चाहे तो कोई कानून बना सकती है सामाजिक कल्याण और सुधार को महत्व देने के लिए। तो इस लिहाज से सरकार ने जो आदेश दिया वह बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये सारी बातें जस्टिस हेमंत गुप्ता जी ने अपने आर्गुमेंट में, अपने तर्क में कही है, ठीक है। आगे समझते हैं आगे क्या है। उन्होंने फिर अनुच्छेद 19(1)(a) की भी चर्चा की। उनका यह भी कहना है, जस्टिस गुप्ता का यह भी कहना है कि अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ड्रेस कोड के माध्यम से, ड्रेस के माध्यम से, पहनावे के माध्यम से ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भंग हो रही है, ऐसा नहीं है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में भी देखा जाए तो अनुच्छेद 19(2) को भी हमें साथ में लेकर करके चलना होगा। और अनुच्छेद 19(2) में क्या कहा गया है? तो युक्त प्रतिबंध लगाया गया है ना, रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है कि नहीं। तो ये सारी बातें यहां पर उन्होंने अपने तर्क के स्तर पर कही है ना। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाई हमें यूनिफॉर्म को महत्व देने की आवश्यकता है। प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में यूनिफॉर्म को हमें महत्व देने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? तो उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि लुक अलाइक, फील अलाइक, थिंक अलाइक, है ना। उन्होंने क्या कहा है? लुक अलाइक, एक जैसा दिखें, फील अलाइक, एक जैसा महसूस करें, और थिंक अलाइक, एक जैसा सोचें, है ना। यूनिफॉर्म को उन्होंने इस संदर्भ में उन्होंने देखा है।
जस्टिस हेमंत गुप्ता जी ने। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यदि एक तर्क यह दिया जाता है कि कोई व्यक्ति रुद्राक्ष की माला पहन रहा है या फिर कोई व्यक्ति क्रॉस पहन रहा है, तो फिर हम इसे हिजाब के साथ में तुलना कर करके नहीं देख सकते, क्योंकि जो रुद्राक्ष है या फिर जो क्रॉस है वो कमीज के अंदर पहना जाता है, वो बाहर नहीं। उन्होंने अपने तर्क में ये भी बातें कही हैं, है ना। मैं दोनों ही न्यायाधीशों ने जो अपने अपने तर्क दिए हैं और उसके आधार पर जो चीज़ है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई अपना मत नहीं है, क्योंकि न्यायाधीश महोदय ने खुद अपनी बातें कही हैं और वो अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य है ना। उन्होंने अलग अलग स्तरों पर इन चीज़ों को विश्लेषित करते हुए अपने अपने पक्ष रखे हैं। क्लियर। तो इस तरीके से जस्टिस हेमंत गुप्ता जी ने अपना तर्क यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर यह भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जस्टिस हेमंत गुप्ता जी ने यह भी कहा है कि यह जो मामला है, यह मामला इतना अधिक जटिल नहीं है, इसमें कोई ऐसा विधि का सारवान प्रश्न नहीं है कि इसे 5 जजों की खंडपीठ को सौंपा जाए, या फिर इसे 9 जजों की खंडपीठ को भी सौंपने का भी कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि 9 जजों की खंडपीठ के पास पहले ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय गया हुआ है, वह है सबरीमाला केस से जुड़ा हुआ विषय, है ना। तो वह जो है ज़्यादा कहीं अधिक व्यापक विधि से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए इस विषय को अभी वहाँ पर उस बेंच में भेजा जाना कोई तुक नहीं लगता, कोई इसका तर्क इसमें नहीं दिखता, ठीक है ना। ये बातें इन्होंने जस्टिस हेमंत गुप्ता जी ने अपने वर्डिक्ट में ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। क्लियर। अब यहाँ पर जो इस पूरे विषय का दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष भी हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है, ठीक है। तो पहले पक्ष के बारे में हमने अभी तक समझ लिया कि भाई एक जो जस्टिस हेमंत गुप्ता जी का पक्ष था, वो उन्होंने कहा कि जो हिजाब है, हिजाब को नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनने देना चाहिए, और इस संदर्भ में सरकार ने जो आदेश दिया है बिल्कुल सही है। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो इस पूरे मामले की सुनवाई की और उसमें जो अपना पक्ष रखा वो भी बिल्कुल सही है। इसमें अलग अलग स्तरों पर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 25(1), 25(2), इसके आधार पर भी इन्होंने सारी बातों का जिक्र किया है, ठीक है ना, और इसको विश्लेषित किया है। क्लियर। संविधान का जो मूल्य है उसके बारे में भी उन्होंने अपने तर्क के अंतर्गत बताया है। अब हमें जो दूसरा पक्ष है, माननीय न्यायाधीश हिमांशु धुलिया जी का पक्ष क्या है, उसको भी हमें देखने की जरूरत है। इसमें पहला तो उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने का तर्क बिल्कुल भी सही नहीं है ना, कि हिजाब पहनना ही जरूरी है, हिजाब पहने बिना काम नहीं चलेगा, यह तर्क बिल्कुल सही नहीं है ना। इन्होंने भी अपने स्तर पर संवैधानिक पक्ष रखा है ना, इन्होंने भी संवैधानिक पक्ष रखा है, ठीक है ना। और इन्होंने भी कहा कि यह जो विषय है, यह विषय उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ विषय है ना, उनकी डिग्निटी से जुड़ा हुआ विषय है। जबकि हेमंत गुप्ता जी ने प्रतिष्ठा से जुड़े हुए विषय को यहाँ पर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई ऐसा विषय है ही नहीं कि इसमें प्रतिष्ठा का उल्लंघन हो रहा हो। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिजाब पहनना प्रतिष्ठा से हम जोड़ करके नहीं देख सकते, ठीक है ना। लेकिन हिमांशु धुलिया जी ने यहाँ पर डिग्निटी, प्रतिष्ठा को लेकर करके बड़ा सवाल खड़ा किया है ना। तो ये जो विषय है, ये विषय यहाँ पर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई प्रतिष्ठा को महत्व दें या फिर न दें, और किस सीमा तक महत्व दें, प्रतिष्ठा को हम किस सीमा तक डिफाइन करें, परिभाषित करें, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि क्लासरूम को सार्वजनिक स्थल के पैमाने पर रखना ठीक नहीं है, ठीक है। दरअसल मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुछ और भी अपने पक्ष रखे थे, यहां पर हम इसका जिक्र कर रहे हैं, है ना। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि क्वालिफाइड पब्लिक प्लेस है
क्लासरूम। और उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने उदाहरण दिया था, जिस तरीके से डिफेंस कैंप यानी कि रक्षा शिविर होते हैं, जिस तरीके से वार रूम वगैरह होते हैं, वहां पर यूनिफॉर्मिटी रहती है, उसी तरीके से क्लासरूम भी है। और यह क्या है, एक क्वालिफाइड पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक स्थल है, तो इस कंटेक्स्ट में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ये कहा था कर्नाटक हाईकोर्ट ने। तो इसी को यहाँ पर काउंटर कर रहे हैं, इसी को यहाँ पर गलत साबित कर रहे हैं जस्टिस हिमांशु धुलिया जी, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई क्लासरूम को सार्वजनिक स्थल के पैमाने पर आप रख कर करके कैसे देख सकते हैं, है ना, यह तो सही तर्क नहीं है। ठीक है, क्लासरूम क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यह सही तर्क बिल्कुल नहीं है। फिर इन्होंने ERP से जुड़ा हुआ भी एक पक्ष रखा है। ERP यानी कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। कहने का मतलब कि अनिवार्य धार्मिक प्रथा या फिर जो भी व्यवहार है, प्रैक्टिस है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो हिमांशु धुलिया जी ने कहा है कि यह एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? उन्होंने ये तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी इस संदर्भ में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस या फिर अनिवार्य धार्मिक प्रथा के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं, लेकिन वो जो बातें कही हैं, वो जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना कुछ भी निर्णय दिया है, तो उसका आधार सामुदायिक अधिकार रहा है। सामुदायिक अधिकार के आधार पर पहले का निर्णय। लेकिन जो वर्तमान विषय है, जिस विषय पर अभी हम बातचीत कर रहे हैं, वह विषय सामुदायिक अधिकार का नहीं है, बल्कि यह जो विषय है यह व्यक्तिगत अधिकार का है, व्यक्तिगत अधिकार का विषय है, इंडिविजुअल राइट का विषय है, न कि कम्युनल राइट का विषय है, कम्युनिटी राइट का विषय है, ऐसा नहीं है। यह व्यक्तिगत अधिकार का विषय है। इसमें व्यक्ति की जो अनुच्छेद 21 के तहत में, है ना, अनुच्छेद 21 के तहत में जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, उसके संदर्भ में यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। जो इसके माध्यम से सम्मान का अधिकार मिला हुआ है, निजता का अधिकार मिला हुआ है, उसके संदर्भ में यहाँ पर समझने की आवश्यकता है ना। और साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 19(1)(a) का हवाला दिया है, ठीक है ना, 19(1)(a) का हवाला दिया है, जिसके बारे में जस्टिस हेमंत गुप्ता जी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया, ठीक है। जबकि उन्होंने अनुच्छेद 19(1)(a) की बात कही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसको यहाँ पर फॉलो किया जाना चाहिए। इन्होंने इसे इस अप्रोच के साथ कहा है। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से जस्टिस हिमांशु धुलिया जी ने अपना पक्ष यहाँ पर रखा है। इन्होंने ये भी कहा कि यह जो मामला है, यहाँ पर स्वतंत्रता और अनुशासन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता और अनुशासन का मतलब यह हुआ दोस्तों कि हम पहले अनुशासन को महत्व दें या फिर हम स्वतंत्रता को महत्व दें, किसे हम अधिक महत्व दें, किसे हम अधिक वेटेज दें, यहाँ पर यह विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि जस्टिस हेमंत गुप्ता जी ने यहाँ पर अनुशासन को तरजीह दिया था। यूनिफॉर्मिटी की बात वो कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कॉलेज में। तो यहाँ पर अनुशासन के कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस धुलिया जी ने कहा कि नहीं भाई, अनुशासन से पहले तो स्वतंत्रता को महत्व देना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इन चीजों को उन्होंने इंटरप्रेट किया है, इसकी व्याख्या की है। इसके अलावा
उन्होंने बालिका शिक्षा का भी हवाला दिया है। जस्टिस धुलिया जी ने यह भी कहा कि जिस विषय के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उसमें बालिका की शिक्षा, गर्ल एजुकेशन जुड़ा हुआ है। तो क्या हमें केवल इस आधार पर कि एक लड़की हिजाब पहन रही है उसे शिक्षा देने से वंचित कर देना चाहिए? क्या यह ठीक रहेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस परिवार की वह बेटी है उस परिवार ने उसे इसी शर्त के आधार पर स्कूल भेजना स्वीकार किया कि वह हिजाब पहनेगी, है ना। प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज भेजना स्वीकार किया कि वह हिजाब पहनेगी, है ना। बात समझ में आ रही है ना? इस तर्क के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बातें बहुत ही माकूल कही हैं। अब ये आने वाले समय में जो बड़ी बेंच है वो निर्णय लेगा कि आखिर क्या सही है और क्या इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तर्क ये दिया है बालिका शिक्षा के संदर्भ में, है ना, कि हमें शिक्षा को महत्व देना है या फिर हमें पहनावे को महत्व देना है। शिक्षा के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये भी कहा कि सामान्य तौर पर जो लड़कियां हैं वो अपनी माँ का ही हाथ बटाते रहती हैं घर के कामकाज में। यदि वो स्कूल बैग लेकर करके और स्कूल जा रही हैं, विद्यालय जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है ये, और इसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस दृष्टिकोण को हिमांशु धुलिया जी ने रखा है, ठीक है। उन्होंने इस संदर्भ में कुछ अन्य संवैधानिक मूल्यों पर भी जोर दिया है, ठीक है। इस संदर्भ में उन्होंने कुछ अन्य संवैधानिक मूल्यों पर भी जोर दिया है और ये वही संवैधानिक मूल्य हैं जिसकी चर्चा जस्टिस हेमंत गुप्ता जी ने भी की है ना। इन्होंने भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इस तर्क को रखा है। इन्होंने कहा कि यह कैसी बात है कि लोक व्यवस्था और सदाचार और स्वास्थ्य को लेकर करके दिक्कत हो सकती है यदि कोई लड़की, कोई स्टूडेंट हिजाब पहन कर करके स्कूल जाए या फिर कॉलेज जाए, है ना। यह एक अजीबोगरीब तर्क है। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्होंने इस पूरे मामले के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट के ही एक 1986 के फैसले का हवाला भी दिया है ना। और यह जो मामला था, यह मामला था बिजोए इमैनुअल एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य, है ना। इस मामले के आधार पर इन्होंने कहा कि भाई इस संदर्भ में हमें सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है और इसके लिए उन्होंने इसका हवाला दिया, इस केस का हवाला दिया, ठीक है। इस केस के बारे में मैं आपको हल्का सा बता दूं ताकि आप इसे समझ पाएं। इस केस में हुआ यह था कि विजय इमैनुअल एक स्टूडेंट का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है ना। तो विजय इमैनुअल और इसके दो अन्य भाई बहन जो भी थे, इनके अगेंस्ट में केरल के एक स्कूल में कुछ स्टैंड लिया गया। और क्यों स्टैंड लिया गया? हुआ ये कि केरल में जिस स्कूल में ये पढ़ते थे, है ना, ये तीनों भाई बहन जो जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पर राष्ट्रगान गाते समय ये खड़ा तो हुए लेकिन राष्ट्रगान गाए नहीं। क्यों नहीं गाए? तो इनका तर्क था कि ये जिस मान्यता को मानते हैं उसमें
उस मान्यता के अनुसार केवल उसी व्यक्ति को या उसी को भगवान माना जाता है जिसको ये मान रहे हैं, अन्य किसी को नहीं, है ना। जेहोवा विटनेस, है ना, जेहोवा विटनेस ये ईसाई धर्म से ही जुड़ा हुआ एक पंथ है। जेहोवा विटनेस फेथ, है ना, पंथ है ये, और इसी को ये मानते थे और इन्हीं को अपना सर्वोच्च भगवान मानते थे। तो ये राष्ट्रगान गाते समय, जब राष्ट्रगान हो रहा था उस विद्यालय में, उस स्कूल में, तो राष्ट्रगान के समय में ये खड़े तो हुए लेकिन वो गाए नहीं, है ना। हालांकि जो स्कूल का प्रशासन था, जिस स्कूल में ये पढ़ते थे, वहाँ का जो प्रशासन था या वहाँ के जो बच्चे थे, उन्हें किसी भी स्तर पर कोई विरोध नहीं हुआ था इस मामले में कि ठीक है कोई बात नहीं, गाया कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ अन्य तत्वों ने इनके अगेंस्ट में केस दर्ज कर दिया था और ये मामला फिर बढ़ते बढ़ते सर्वोच्च न्यायालय में चला गया था। और देन फिर वर्ष 1986 के इस फैसले के कॉन्टेक्स्ट में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ठीक है, कम से कम खड़ा तो हुए ना, सम्मान में खड़ा होना ही अपने आप में बड़ी बात है। कहीं भी भारत के संविधान में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य है ना। सम्मान में खड़ा होना, सम्मान देना है तो, और सम्मान देना दिया ही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और खड़ा होकर करके यदि गाया नहीं है, राष्ट्रगान को गाया नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के फैसले में। तो वर्तमान में हिमांशु धुलिया जी ने इसी का तर्क दिया है कि हमें सामंजस्य के साथ में यहां पर चीजों को देखना होगा, ठीक है ना। सामंजस्यता बरतने की आवश्यकता है, ठीक है। जब हम इसको फॉलो करेंगे तब फिर हम सही तरीके से चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें इन्होंने अपने अपने स्तर पर की। तो आज की चर्चा में हमने दोनों ही न्यायाधीशों के जो पक्ष थे, इन्होंने क्या कुछ तर्क दिए हैं, किस आधार पर किस न्यायाधीश ने तर्क दिया है, और इन्होंने जो विजय इमैनुअल केस का हवाला दिया है, क्यों इसका हवाला दिया है, इसमें क्या बातें कही गई थी, इन सभी के बारे में हमने जिक्र किया, ठीक है। अब जबकि यह एक स्प्लिट वर्डिक्ट है, यानी कि विभाजित फैसला है, तो अब इस फैसले के कॉन्टेक्स्ट में अब यह जो मामला है आगे लार्जर बेंच को प्रोसीड किया गया है। लार्जर बेंच में यानी कि बड़े बेंच में यहाँ पर देखा जाएगा कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो किसी को ये मामला सौंपते हैं या फिर खुद ही इस पर विचार करते हैं, है ना। उसके आधार पर जो निर्णय लिया जाएगा उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीज़ें होंगी वो देखी जाएंगी। लेकिन इन बिटवीन यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिला दूं कि इन बिटवीन जो वस्तु स्थिति है वो यही है कि जब तक इस पूरे मामले पर फाइनल निर्णय नहीं आ जाता है, अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है सर्वोच्च न्यायालय का, तब तक जो बैन लगा हुआ है हिजाब पहनने पर वह बैन कंटिन्यू रहेगा, है ना। जो प्रतिबंध लगा हुआ है वह प्रतिबंध कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। क्लियर? ये सारी बातें यहाँ तक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, बड़ी बेंच के माध्यम से जो निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से हम लोग उसको देख पाएंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही। इस चर्चा के आधार पर जो सवाल है उस सवाल को एक बार देखिए और अपने स्तर पर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सवाल है, धार्मिक मान्यताओं को मानना और संवैधानिक मूल्य एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं। हालिया उदाहरण के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। धार्मिक मान्यताओं को मानना, है ना, और संवैधानिक मूल्य क्या कहते हैं, है ना। बंधुता के कॉन्टेक्स्ट में, सम्मान के कॉन्टेक्स्ट में, प्रतिष्ठा के कॉन्टेक्स्ट में अनुच्छेदों का हवाला देते हुए आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। धार्मिक मान्यता के कॉन्टेक्स्ट में किस जज ने क्या कुछ कहा है ये आप बता सकते हैं और इसके आधार पर आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।